हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की अप्लाइड मैथ थर्ड की स्पेशल क्लास का जो टॉपिक है उसका नाम है आव्यूहों पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 100% श्योर है आएगा, और जिस तरह के एग्जाम्पल आज के इस लेक्चर में हम आपको सॉल्व कराएंगे उसी तरह का क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद आसान होने वाला है, इसलिए छोटा सा लेक्चर है, कंप्लीट देख लीजिएगा और इसमें कराए गए सारे क्वेश्चन को तैयार करके अपने एग्जाम में जरूर से जरूर जाइएगा। डियर स्टूडेंट्स, आव्यूहों पर संक्रियाओं का मतलब होता है कि जैसे अगर हम किन्हीं दो मैट्रिक्स, किन्हीं दो आव्यूह को जोड़ना चाहते हैं तो उन्हें कैसे जोड़ेंगे, दो आव्यूह को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, दो आव्यूह को अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, और अगर किसी आव्यूह को किसी अदिश संख्या से, किसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी को कहते हैं आव्यूहों की संक्रियाएं। आव्यूहों की संक्रियाओं को सीखने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हमें पढ़ना होता है डियर स्टूडेंट्स, आव्यूहों की समानता या समान आव्यूह। टॉपिक है समान आव्यूह, ध्यान समझना डियर स्टूडेंट्स, समान आव्यूह जिसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, सारा का सारा टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है डियर स्टूडेंट्स कि इस स्पेशल क्लास के अंतर्गत हम केवल और केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही कवर कर रहे हैं। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। आव्यूहों की समानता या समान आव्यूह, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस या इक्वल मैट्रिक्स। यहां पर हम लोग सीखते हैं कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, सपोज कर लीजिए ए बी सी डी, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। कोई दूसरा मैट्रिक्स बी इक्वल टू, सपोज करो हमारे पास लिखा है पी क्यू आर एस, ये लिखा है, ये भी 2x2 का एक डियर स्टूडेंट्स क्या है, मैट्रिक्स है। आव्यूहों की समानता से तात्पर्य है कि अगर ये दो आव्यूह हमें दिए गए हैं, अगर इन दोनों को हम बराबर दिखाना चाहते हैं, इक्वल दिखाना चाहते हैं, तो इक्वल हम कब कह सकते हैं? तो इक्वलिटी की दो कंडीशन होती है डियर स्टूडेंट। पहला, ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर वो सेम होना चाहिए। जिन दो मैट्रिक्स को हम इक्वल दिखाने चल रहे हैं उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। दूसरा चीज जो डियर स्टूडेंट्स वो है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो दो मैट्रिक्स के इक्वल होने की कंडीशन क्या होती है, एनी टू मैट्रिक्स विल बी सेम व्हेन देयर ऑर्डर विल बी सेम एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आल्सो विल बी सेम। अगर दो आव्यूह को हम बराबर कहना चाहते हैं तो उनका पहले तो ऑर्डर बराबर होगा, दूसरी चीज ये है डियर स्टूडेंट्स कि उनका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो बराबर। जैसे अगर हम ए और बी को इक्वल कहना चाह रहे हैं, इफ ए इक्वल टू बी हम कहते हैं तो ऑर्डर तो सेम है, तो उस सिचुएशन में देन आपको यहां से जो मिलेगा वो मिलेगा ए इक्वल टू पी, सी इक्वल टू आर, बी इक्वल टू क्यू और डी इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, एस मिलेगा। ये इक्वलिटी की कंडीशन होती है। थोड़ा कंफ्यूजन आप लोगों को दूर करना चाहूंगा और एक एग्जांपल से। सपोज करो एक्स इक्वल टू हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया है इस तरीके से, देखो ध्यान से, और y इक्वल टू सपोज करो 1 2 5 और 4 ऐसे दिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या दोनों सेम है, तो देख करके मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में आ जाते हैं और कहते हैं कि जी हाँ सर, जो इस मैट्रिक्स के अंदर लिखा हुआ है वही इस मैट्रिक्स के अंदर लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा ऑर्डर बदल गया है, तो सर इन दोनों को हम सेम कह सकते हैं। लेकिन ये स्टूडेंट्स आपको पता है कि यहाँ पर x और y सेम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनका ऑर्डर 2 इंटू 2, इनका 2 इंटू 2 है, तो ऑर्डर तो सेम है लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए जो कि है, ये वाला इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल है। सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं है। ये देखिए, ये वाला इस वाले के इक्वल नहीं है, ये वाला इस वाले के इक्वल नहीं है, इसलिए यहां पर x और y जो होंगे वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो ध्यान रखेंगे कि किसी दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब कह सकते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो और उसके पहले उनका ऑर्डर सेम होना जरूरी है। आई होप आपको बातें समझ में आई होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि इस छोटे से टॉपिक के बिहाफ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। कुछ प्रैक्टिस आपको करवाता हूं, इन सबको जरूर तैयार कर लिएगा डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला एग्जाम्पल,
पहला एग्जांपल देखिएगा, जैसे आपसे कह देगा इफ x कामा वाई एक्स वाई 5 4 इज इक्वल टू 1 2 5 4, ऐसे दे दिया गया। ठीक है, देन ध्यान देना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आप सोच रहे हो सर बहुत आसान बात बता रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा, अगर पेपर में क्वेश्चन नहीं आया होगा तब बताइएगा। अब आप इसको क्या करोगे, जब इसका डियर स्टूडेंट सोल्यूशन करोगे तो कितना आसान सोल्यूशन होगा, जरा ये भी देख लो। x y 5 4 इक्वल है 1 2 5 4, ये आपको दिया गया है। अब देखो, क्योंकि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल दिए गए हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने से आपको मिलेगा कि x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू क्या है, 2 है। आप बहुत आसानी से आपको आंसर यहां पर मिल जाएगा। अब कोई दूसरा एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, और कोई एग्जांपल। जैसे कह दिया जाए कि यहां लिखा जाए x प्लस वाई, यहां लिखा जाए x माइनस वाई, यहाँ 5 और 3 लिख दिया जाए, और यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 5, यहाँ 1, यहाँ 5 और 3 लिख दिया जाए, ऐसे लिख दिया जाए। इफ दिस इक्वल टू दिस, और कहा जाए देन फाइंड, ध्यान दो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पर लेंदी कर दिया गया। तो आप इसका जब सोल्यूशन करोगे तो क्या करोगे, जरा देखो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग ध्यान से नोट करते चलिएगा। आप बोलोगे सिंस x प्लस वाई एक्स माइनस वाई 5 3 इज इक्वल टू 5 1 5 3, देयरफॉर इसको आप कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे और x माइनस वाई इक्वल टू 1 इक्वेशन सेकेंड ले लेंगे। अब इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आप सॉल्व कर लेंगे तो x और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिया वो 2x2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स लिया, 3x3 ऑर्डर का हो सकता है, उसके बिहाफ पर आपसे x और y z की वैल्यू ही पूछ सकता है। ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। कुल मिलाकर के इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि दो मैट्रिक्स इक्वल अगर लिखे गए हैं तो इसका मतलब है कि उनका ऑर्डर सेम है, साथ ही साथ उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसी कंसेप्ट का फायदा उठाते हुए हम लोग उसमें उपस्थित वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो पहले टाइप का जो क्वेश्चन होगा डियर स्टूडेंट्स वो यही होगा, और आई होप आपके सामने अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत ही इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है डियर स्टूडेंट्स वो है अदिश का आव्यूह से गुणा। अदिश का आव्यूह से गुणा, ध्यान से समझेंगे, बहुत ज्यादा हड़बड़ाएंगे नहीं, ध्यान से बातों को समझेंगे और नोट करते चलेंगे। देखो ध्यान से, किसी अदिश से किसी आव्यूह का गुणा, ध्यान देना, किसी अदिश से किसी आव्यूह का गुणा, मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर टू अ मैट्रिक्स। अगर हम किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इसका तरीका क्या होता है, ध्यान समझिए। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझ लोगे फिर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे a इक्वल टू आपको मैट्रिक्स दे दिया जाए 2 4 7 9 11 2 1 0 4, ठीक है। अब हम इस मैट्रिक्स को किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई करने चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इसे ध्यान दो, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं बाई k क्या है, ए स्केलर क्वांटिटी है या कह सकते हैं एक कांस्टेंट है, एक अचर राशि है। तो जब k से मल्टीप्लाई करोगे तो k इज इक्वल टू यहाँ k लिख दिया जाएगा 2 4 7 9 11 2 1 0 4। डियर स्टूडेंट्स, रूल ये होता है कि अगर हम किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उस क्वांटिटी से उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई होगा तो 2k आएगा, यहाँ 4k आएगा, यहाँ 7k आएगा, यहाँ 9k आएगा, यहाँ 11k, यहाँ 2k आएगा,
यहाँ के, यहाँ 0 और यहाँ क्या आ जाएगा 4 के। ये सिंपल सा रूल होता है। अगर आप किसी कांस्टेंट नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उस कांस्टेंट से उस मैट्रिक्स को, प्रत्येक एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई और एग्जांपल देखिए, ध्यान समझिए, कोई और एग्जांपल देखिए। जैसे सपोज करो A इक्वल टू हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया है 2, 4, 7 और 9। हमें फाइंड करना है 7A। 7A हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, फाइंड करना है। इसका मतलब हमें इस मैट्रिक्स को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना है मीन्स 7A कैसे निकलेगा बोलो, 7 इंटू में 2, 4, 7 और 9 यहाँ लिख दीजिए। तो 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 7 7 जा 49 और 7 9 जा 63। ये आपको 7A की क्या मिल जाएगी, वैल्यू। ये सिंपल सा कंसेप्ट होता है। तो नॉर्मली अगर हम बोले इसका मतलब, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी आव्यूह को, अगर आप किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उस नंबर से उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस स्केलर क्वांटिटी से उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपको दिखाते हैं कि इसके बिहाफ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो प्रीवियस ईयर में, वो मैं आपको करके दिखाता हूं। 2 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं। आप कहोगे सर इतना आसान लॉजिक? जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, इतने आसान कंसेप्ट के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1-2 नंबर में पूछे जाते हैं। सो अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, इनको सॉल्व करिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आपको बता दें कि यूपी बीटीई की तरफ से ये क्वेश्चन 2012 में पूछा जा चुका है। सो अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, तैयार करेंगे इसको। लिखा हुआ है इफ a इज इक्वल टू, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू 1 4 2 5 3 6, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ध्यान समझना, द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 2A। देखो कितना आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो कितना आसान है। सोल्यूशन जब आप करेंगे तो कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन में आप बोलेंगे सिंस A इज इक्वल टू 1 4 2 5 3 एंड 6। समझ रहे हैं बात को ना आराम से। देयरफॉर जब आप 2A करेंगे तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 2 5 और 3 6। प्रत्येक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2A इज इक्वल टू 2 8 4 10 6 12। दिस इज योर आंसर, ठीक ना। ये आपका आंसर होगा और ये जो है आप आराम से कर लेंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 इसी लॉजिक पे आया था और ये डियर स्टूडेंट्स यूपीबीटी की तरफ से, यूपीबीटीई बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू, ध्यान दो, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और उसके बाद फिर बोला है यहां पर 5 6, है ना। कह रहे हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3। अब जरा सोचो ये कितना आसान क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप बोलोगे सिंस a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब आपको क्या फाइंड करना है बताइए, 3A फाइंड करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 और 6 3 जा 18। ये आपका डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, आंसर। तो ये 2 लॉजिक आप सभी लोगों ने सीख लिया। इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस के कंसेप्ट पर जो क्वेश्चन आएंगे उनको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा लॉजिक आपको जो बताया गया वो बताया गया कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से, किसी अदिश राशि से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करता हूं और अगला टॉपिक आपको दिखाता हूं, 2 आव्यूहों का योग एवं अंतर। और इसके बिहाफ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको थोड़ा सा आपको सॉल्व करा देता हूं। बस आपका कम से कम 3 नंबर और ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि आगे चल के भी इसकी जरूरत डियर स्टूडेंट्स पड़ेगी। 2 आव्यूहों का योग एवं अंतर, 2 आव्यूहों का योग तथा अंतर, एडिशन एंड
सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। ध्यान से समझिए, जैसे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दिया है, ए बी सी डी, सिंपल सा, एंड बी इक्वल टू हमारे पास दिया है ई एफ जी एंड एच। ठीक, ये हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए गए, हमें इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। क्या करना है सर? ऐड करना है, और क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? सब्सट्रैक्ट करना है। ध्यान सुनिए हमारी बात को, इसको हम ऐड कब कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं और कैसे करते हैं, ये आपको बताने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि किन्हीं दो मैट्रिक्स को हम ऐड तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, किन्हीं दो मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, तो सबसे पहले जिन दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए दिया रहेगा, आप ये देखेंगे कि इनका ऑर्डर सेम है या नहीं है। अगर इनका ऑर्डर सेम है तब आप क्या कर सकते हैं? इनको ऐड कर सकते हो, इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसा है तो फिर करेंगे कैसे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लिया जाता है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है, उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें मिल जाता है। देखिए कैसे, जैसे a प्लस बी हमें निकालना है, मतलब एडिशन निकालना है, ए बी सी डी और प्लस ई एफ जी और एच। ठीक ना, अब आपको बताया गया है एडिशन का तरीका क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेंगे। ऐड करिए, a प्लस बी करो, a को e के साथ a प्लस ई, c को g के साथ c प्लस जी, b को f के साथ b प्लस एफ, d को h के साथ d प्लस एच। ये इनका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? एडिशन हो जाएगा। देखो कितना आसान तरीका है। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे? आप ऐसे लिखेंगे, a b c d माइनस e f g और कितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, तो a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस ई, बी माइनस एफ, सी माइनस जी, डी माइनस एच। ये होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तरीका। बस यही ध्यान रखना है कि सेम ऑर्डर अगर होगा तभी उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं, अगर उनका सेम ऑर्डर नहीं होगा तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, बस आप सभी लोगों का ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। इसको मैं इरेज करता हूं डियर स्टूडेंट्स, और कुछ एग्जाम्पल जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको हम सभी लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं और हमारा ये टॉपिक जो है वो तैयार हो जाएगा, और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, आइए समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे पहले आपको हम बता दें कि ये यूपीबीटी में 2010 में पूछा गया, थोड़ी सी गंभीरता आ जाती है तब। तो एज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स हमें कितना गिवन है? 1 3 2 4 एंड बी हमें जो गिवन है डियर स्टूडेंट्स वो गिवन है 5 7 6 एंड 8। हमें फाइंड क्या करना है? a प्लस बी और a माइनस बी फाइंड करना है। 2 नंबर में क्वेश्चन आया है, तो a प्लस बी हमें फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्या क्या फाइंड करना है? a प्लस बी फाइंड करना है और a माइनस बी हमें फाइंड करना है। आराम से आप निकाल लेंगे। a प्लस बी 1 3 2 4 लिखे, प्लस 5 7 6 और 8 लिख करके ऐड कर दो। a प्लस बी आप फाइंड करेंगे तो 6 आएगा, 10 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा। चलिए a प्लस बी आपको मिल गया डियर स्टूडेंट्स। अब क्या निकालना? a माइनस बी। a माइनस बी कैसे फाइंड होगा? 1 3 2 4 माइनस 5 7 6 और 8, है ना। सॉल्व करेंगे। a माइनस बी इक्वल टू 1 में से 5 माइनस हुआ -4, 2 में से 6 माइनस हुआ -4, 3 में से 7 माइनस हुआ, कितना बचेगा? -4, 4 में से 8 -4, सब जगह -4 -4 -4 आ गया। ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, 2 नंबर में पेपर में आया था, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप सभी लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको इरेज करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत ही आसान सा और छोटा सा टॉपिक था जिसको हम लोग कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है इफ p इक्वल टू 1 0 0 2 5 8 3 7 9 तथा q इक्वल टू 2 3 5 0 0 7
350, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है भाई, 2p माइनस 3q। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं यूपीबीटीई की तरफ से। ये क्वेश्चन 2009 में पूछा जा चुका है, ठीक डियर स्टूडेंट्स। कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, सोल्यूशन करेंगे आसानी से। सोल्यूशन में आपको क्या निकालना है, 2p माइनस 3q, तो 2 इंटू पी की वैल्यू रखो 100258379, ठीक है, और माइनस में 3 इंटू क्यू का मतलब 2350073 और 0। अब आप सॉल्व कर लेंगे, 2 को अंदर भेज देंगे इसको, 2 0 0 4 10 16, यहाँ जाएगा 6 14 18, है ना, माइनस में 6 9 15 0 0 21 9 15 और यहाँ 0। आप माइनस कर दीजिए इसको, देखो 2 में से 6 माइनस होगा -4 आएगा, 4 में से 0 माइनस होगा 4 आएगा, 6 में से 9 माइनस होगा -3 आएगा, 0 में से 9 माइनस होगा तो -9 आएगा, 10 में से 0 माइनस करोगे तो 10 आएगा, 14 में से 15 माइनस करोगे -1 आएगा, 0 में से 15 माइनस करोगे -15 आएगा, 16 में से 21 माइनस करोगे तो -5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और 18 में से माइनस करोगे तो 18 ही यहाँ पर आ जाएगा। और ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि क्या लॉजिक है इसके पीछे और किस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स ऑपरेशन में एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है जो कि है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक अलग ही टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बाकी अभी जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्व कराए हैं उन सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेगा और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए होंगे उन पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर करके उसमें जो प्रीवियस ईयर में आए होंगे उनका कलेक्शन अपने पास तैयार कर लीजिएगा। मेरा पूरा टारगेट यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मैं दिला सकूं। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।